बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रता तारिक। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। सुबह की सोच के साथ मैं हूं हसनैन लियाकत। चलें जी, मुबारक हो। 2 रोज पहले तो आपको मुबारक दी थी आईनी तरमीम की। मुबारक क्यों देती हैं? 2 रोज पहले आईनी तरमीम की मुबारक दी थी। हमारे नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हो चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम जो है वो नामजद किया गया था। बल्कि नाम तो खैर 3 नामजद किए गए थे, लेकिन उनका नाम पार्लिमानी कमेटी जो कि खुसूसी जज की तैनाती के लिए बनाई गई थी, 12 रुकनी ये कमेटी थी। सो जस्टिस याहिया का नाम फाइनलाइज हो चुका है हुकूमत की जानिब से, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत की थी। 8 मेंबरान जो है वो हुकूमत के थे। तहरीक इंसाफ ने आई थिंक बाइकआउट किया, फिर 9 मेंबरान बचे थे, 9 में से 8 ने याहिया अफरीदी के नाम पे इत्तेफाक किया, एक ने इत्तेफाक नहीं किया। सो 2/3 मेजॉरिटी से याहिया अफरीदी साहब को सिलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद एकदम से प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी अप्रूवल मिल गया। अभी खबर ये आ रही है कि सदर ने भी दस्तखत कर दिया, लेकिन अभी तक याहिया अफरीदी का कोई भी बयान सामने नहीं आया कि वो इसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर इस ऑफर को रिजेक्ट करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट तो कर लेते तो फिर तो वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, लेकिन अगर रिजेक्ट करते हैं तो उसके बाद हुकूमत को बाकी मानदा 2 नामों में से एक जस्टिस मुनीब का और जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम रह जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि हुकूमत क्या करती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जस्टिस याहिया एक्सेप्ट कर लेंगे इसको? देखिए, जो याहिया अफरीदी का कॉन्डक्ट था पिछले जिस भी अदवार में देखें तो वो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की पॉलिटिक्स से अलग थे। इसी वजह से उनको यहाँ पे चीफ जस्टिस के तौर पे सामने लाया गया, क्योंकि इनका कॉन्डक्ट भी बड़ा अच्छा है। लेकिन जिस तरह के ये जज हैं, इनसे ये भी उम्मीद की जा सकती है। कल मैं देख रहा था, हामिद खान साहब का बयान भी आया है कि हो सकता है कि वो इस नामजदगी के हवाले से ये कहें जी कि मेरे 2 सीनियर जजेस हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पहले उनको बनाया जाए, उसके बाद मुझे मौका दिया जाए। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड होगा। कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी लेवल पे जस्टिस साहब से बात भी हुई होगी और इसी वजह से उनका नाम भी। और अगर नाज़रीन को बताते चलें तो 3rd सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस याहिया अफरीदी। इसके अलावा इन्होंने इससे पहले जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में सर्व किया है। पहले वो एडिशनल जज के तौर पे तैनात हुए, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस बने हैं। और अगर जस्टिस मंसूर की प्रोफाइल देखें तो जस्टिस मंसूर भी जो है वो भी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। तो यहाँ पे जो क्रेडिबिलिटी है, या जो अगर आप पोर्टफोलियोज को देखें या प्रोफाइल्स को देखें, तो तमाम तर जजेस साहिबान की बहुत अच्छी सेम है। लेकिन आज हम बात करेंगे, नहीं सेम नहीं, जस्टिस सेम है या एक ही तरह की प्रोफाइल है, सिर्फ सीनियरिटी का फर्क है, एज का फर्क है। याहिया अफरीदी के हवाले से एक प्रोफाइल पैकेज भी है, जरा वो देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इब्तदाई तालीम एचएसएन कॉलेज लाहौर से हासिल की और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए माशियात की डिग्री हासिल की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री भी हासिल की। जस्टिस याहिया अफरीदी 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की, जबकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खिदमात भी सर अंजाम दी। जस्टिस याहिया अफरीदी 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए, जबकि उनको 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के का हल्फ उठाया, जबकि 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की और कई लार्जर बेंचेस का हिस्सा भी रहे, जिसमें उन्होंने केस से मुतालिक फैसले में अपना इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया था। जस्टिस याहिया अफरीदी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच का भी हिस्सा रहे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत कर ली थी। जी, तो ये था प्रोफाइल पैकेज जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से, जिन्होंने इस वक्त मैं समझता हूँ कि जिनको सिलेक्ट कर लिया गया, आप देखते हैं वो सब करते हैं। यानी इस तमाम तर के ऊपर हम बात करेंगे आगे जाके प्रोग्राम में, और अपने जो एनालिसिस होंगे, एनालिस्ट होंगे, उनसे जानेंगे कि ये तैनाती किस हद तक बेहतर है और क्या कल यही हुकूमत को परेशानी का बायस बना सकते हैं या नहीं बना सकते। इस हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी बढ़ते हैं जी, कुछ शॉर्ट स्टोरीज है हमारे पास, हम आपके साथ वो शेयर करें। आपने ये तो सुना ही होगा, पंजाब दी रानी सबसे सयानी, नहीं पूरा जुमला पंजाब दी रानी सबसे अच्छी सबसे सयानी। हाँ जी, पूरा ये हो गया। ये किसको कह रही हूँ मैं? ये वजीर आला को कह रही हूँ, मरियम नवाज को। उनकी बेलौस मोहब्बत है बेटियों के, जो है ना, आप कह सकते हैं कि बेटियों के लिए उनकी बहुत शफकत सामने आ रही है। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब दी रानी स्कीम का आगाज़ किया है। ये स्कीम का नाम है जो मैंने स्टार्ट में जिक्र किया।
अब स्कीम के तहत होगा ये कि जो नए शादीशुदा जोड़े हैं उनको 1 लाख रुपए और ज़रूरी घरेलू सामान फराहम किया जाएगा। जो कपल्स हैं वो इज्तिमाई शादियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके लिए खुसूसी टीम्स बनाई गई हैं। खुसूसी टीम्स कामयाब दरख्वास्त दहिंदगान की अहलियत की तस्दीक करेंगी कि क्या ये डिज़र्व करते हैं कि ये जो नए कपल्स हैं इनको 1 लाख रुपया दिया जाए या ना दिया जाए। पंजाब दी रानी स्कीम का नाम है। तो मेरे ख्याल में फिर 1 लाख रुपए में आप अपना वो हनीमून फेज जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे पंजाब दी रानी सबसे अच्छी, सबसे सियानी, और मरियम नवाज ने एक बार फिर ये साबित किया कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत ज्यादा काम कर रही है। पिछले कुछ अगर 3-4 महीनों से इन दिस आई डोंट सी बट वुमेन पावरमेंट, हाँ, लेकिन मतलब पंजाब प्यार दी में कर रानी रहे हैं, हाँ। सबसे अच्छी, सबसे सबसे सियानी, से- मतलब इसमें भी वो वुमेन्स की बात कर रही है, खवातीन की बात कर रही है। हाँ, इसमें women। वो जो साथ बेचारा मेरी तरह का है, जो मर्द खड़ा है, उसकी बात नहीं हो रही है। पंजाब की रानी को ही 1 लाख रुपए मिल रहा है, पंजाब की रानी को ही जहेज के लिए सामान मिल रहा है, बहुत सारी और चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा है मरीम नवाज इस तरह के काम कर रही है और डेफिनेटली इस तरह के कामों को पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक अच्छी स्टोरी बता दी, लेकिन मेरे पास अच्छी स्टोरी नहीं है। ये भी पंजाब के शहर की बात है। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के हवाले से एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वो नाकाबिले रिहाइश होते जा रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की अगर बात की जाए तो उनका दावा है कि मुल्क में शहरी भीड़ और आलूदगी जैसे मसाइल के सबब शहर अपनी अफादियत खोते जा रहे हैं। और गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान कराची की अगर बात की जाए तो इब्तदाई तकरीबन उनकी जो आबादी थी उससे अब 2 गुना इनकी आबादी बढ़ चुकी है, जबकि लाहौर की आबादी 138% उसमें इजाफा देखा गया। रिपोर्ट में यह भी जायजा लिया गया कि सिर्फ कराची का भी उन्होंने जायजा लिया, सिर्फ स्पेसिफिकली कराची की बात की कि वहाँ पे तबकाती फ़र्क बहुत ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि ज़्यादातर जो मराहत याफ्ता तबका है, जो बड़े लोग हैं, जो एलीट क्लास है, वो कंटोनमेंट के इलाकों में या निजी हाउसिंग स्कीम्स में रहती हैं, सोसाइटीज़ में रहती हैं, जबकि कम आमदनी वाले अफराद को शहर के सबसे ज़िला शर्की में धकेल दिया गया है। इसी तरह के हालात लाहौर में भी हैं और इसी तरह के हालात रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी हैं कि आबादी बढ़ रही है और आबादी के साथ साथ जो वसाइल है उनमें कमी आती जा रही है और इस वजह से हमारे जो शहर हैं वो रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। चलें जी, ये आपकी शॉर्ट स्टोरी होगी। उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ एक पाकिस्तानी गोल्ड मेडलिस्ट के हवाले से जो हमारा फ़ख्र बने, रमीज़ इब्राहिम। रमीज़ इब्राहिम के बारे में अगर आपको बताऊं तो हसनैन उन्होंने अमेरिका के शहर लॉस वेगस में वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मिस्टर यूनिवर्स 2024 मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया है इन्होंने। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, अमेरिका है, इसके अलावा भी 44 कंट्रीज़ हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे रमीज़ ने मुकाबला किया। और जो रमीज़ की बेसिकली अगर कैटेगरी के बारे में बात करूं तो ये मेंस फिजिक कैटेगरी है। इसमें उन्होंने प्रो कार्ड भी हासिल किया है बाय द वे। और इससे कबल अगर देखा जाए तो रमीज़ ने 2022 में भी 3 आलमी टाइटल जीते थे और अभी तक वो 3 टाइटल्स जो हैं वो जीत चुके हैं। तो रमीज़ को हमारी तरफ से, सबकी सोच की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, ABN की तरफ से मुबारकबाद भी पेश करते हैं। रमीज़, जिस तरह आपको मुबारक मिल चुकी है, आपको पूरा पाकिस्तान मुबारक दे रहा है। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में रमीज़ का नाम चल रहा है और रमीज़ का नाम जब चलता है तो साथ पाकिस्तान का नाम चलता है। आपने लास वेगास में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अमेरिका में पाकिस्तान के झंडे को सर बुलंद किया, तो मेरा ख्याल है कि रमीज़ को मुबारकबाद ऑलरेडी मिल चुकी है। एक बार फिर आपको मुबारकबाद देते हैं। अगली स्टोरी के हवाले से आपको बताते हैं। अगली स्टोरी बहुत ही हैरान कुन है। अच्छा, उससे पहले, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि निम्रा जॉब छोड़िए, रेडी लगाइए क्योंकि उनकी कमाई ज्यादा होती है। क्योंकि जहाँ तक अभी कल ही में आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स और हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो भिखारी हैं वो एक आम आदमी से ज्यादा पैसे कमाते हैं। हम भिखारियों की बात, भिखारी नहीं, मैं बात कर रही हूँ, एक मिसाल दे मैं नहीं चाह रहा कि आप भिखारी रेडी की बात कर रहा हूँ। रेडी बान या फिर आगे चलते हैं जी। सड़क किनारे फिरने वाले रेडी बानों की बात अगर की जाए तो वो ज्यादा कमाई करते हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक रेडी बान मुलाजमत करने वाले जितने भी अफराद हैं उनसे ज्यादा कमाई करते हैं। और तहकीक के मुताबिक जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं ये मुनासिब औकात और कम खर्च इनके जो हैं उनकी वजह से अखराजात इनके बड़े कम होते हैं और वो ज्यादा कमाई कर रहे हैं, जिससे वो काफ़ी आमदनी हासिल कर लेते हैं। और रेडी बान गलियों, मोहल्लों और देहात में अशिया खुर्दनोश और ज़रूरी खिदमात भी मुहैया करते हैं, जिससे ये लोग मुलाजमत पेशा अफराद से बहुत बेहतर होते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे कमाई करते हैं और उसकी निस्बत ज़्यादा खुशहाली से
अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और पाकिस्तान में इस Good तरह है। की बहुत सारी मिसालें हैं जहाँ पे रेडीबान ज़्यादा कमाई करने के साथ साथ, ये आपको एक मिसाल दे देता हूँ, हाँ। सेवर जिसको आप इतना बड़ा ब्रांड कहती हैं, ये रेडी से स्टार्ट हुआ था। इसी तरह से रिफ्रेशमेंट सेंटर था, ये रेडी से स्टार्ट हुआ था। करते 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 वो कहाँ पे पहुंच गए। तो वो जो अपना बिजनेस होता है, चाहे आप छोटे लेवल पे भी स्टार्ट करें, अखराजात कम है आपके ना, पास एक सबसे बड़ा हाँ फैक्टर ये आपके भी पास है। अगर टेस्ट है ना, तो कस्टमर इतना ज्यादा आ जाता है, एक देख से दूसरी देख, दूसरी देख से तीसरी, तीसरी से चौथी, और फिर करते करते अल्टीमेटली आपको ये लगता है कि आप मुझे होटल बनाना चाहिए, और फिर वो चेन्स हमें बढ़ती हुई आगे दिखी हैं। सो इसी वजह से उसमें मेरे ख्याल बरकत भी है। बेशक ऐसे ही है। अच्छा खैर, आगे आपको लिए चलते हैं मिस्र की हस्तैन एक तारीखी कामयाबी के बारे में हम अभी बात करने लगे हैं। वो तारीखी कामयाबी क्या है जी कि मलेरिया से पाक आलमी इदारा सेहत की सर्टिफिकेशन, यानी कि WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मिस्र को 20 अक्टूबर 2024 को आलमी इदारा सेहत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर मलेरिया से पाक करार दे दिया गया। आप देखें, अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ मलेरिया के केसेस अक्सर रिपोर्ट होते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है किसी मुल्क के लिए कि जहाँ पे वो मलेरिया फ्री कंट्री उसको डिक्लेयर कर दिया गया। WHO ने यह भी बताया कि ये तारीखी कामयाबी जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो उनकी आवाम है, उनकी तकरीबन उन्होंने 1 सदी यानी कि 100 साल की कोशिशें की हैं, और फिर उसके बदले में जाके आज वो मलेरिया फ्री कंट्री बने। तो मलेरिया से पाक होने का जो है, उन्होंने कहा कि ये मतलब इन्फ्लुएंस जो है या फिर इसका जो क्रेडिट है वो हुकूमत को दिया जाता है, वहाँ की आवाम को दिया जाता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह से यहाँ पे कोई कंट्री इस तरह हो जाए तो बिल्कुल ऐसे है। और इसमें हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि किस तरह से मिस्र ने इसके ऊपर कंट्रोल किया है। और मिस्र के कंट्रोल करने की तस्दीक ना सिर्फ मिस्र ने की, बल्कि WHO की जानिब से भी इसकी तस्दीक सामने आई है, और मिस्र अब मलेरिया फ्री हो चुका है। पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं उनको भी मिस्र की तरफ देखना चाहिए, और मिस्र की तरफ देख के सबक सीखना चाहिए कि किस तरह से मिस्र ने इन तमाम तर चीज़ों से छुटकारा पाया। आगे बढ़ते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि आपको रेडी लगानी चाहिए, मुझे भी रेडी लगानी चाहिए जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। अब एक और बड़ी एक क्या कहते होते हैं, दिल को बा लेने वाली उन लोगों के लिए जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की, उनके लिए ये है कि तालीमी डिग्रियाँ हासिल करना कोई ज़्यादा, आप अगर डिग्री हासिल कर लेंगे तो ये चीज़ की ज़मानत नहीं है कि आप कामयाब होंगे। क्या तालीमी डिग्रियाँ वाकई फजूल हैं? ये किसका कहना है? ये मेरा नहीं कहना, निमरा का नहीं कहना, ये इस दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने कहा है कि कॉलेज की तालीम को ओवर रेटेड उन्होंने करार दिया। उनके मुताबिक कामयाबी का इन्हिसार 4 साल डिग्री हासिल करने पर नहीं है, बल्कि इंसान की ज़िंदगी में प्रैक्टिकल स्किल्स और तजर्बा रवायती तालीमी तरीके की निस्बत से ज़्यादा अहम है। बात तो वो ठीक कर रहे हैं कि स्किल्स भी होनी चाहिए, तजर्बा भी होना चाहिए, और डिग्री भी होनी चाहिए। अब एलन मस्क ने अगर ये बात कही है तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि डिग्री के लिए इंसान अपने पास बड़ी डिग्रीज होंगी। हाँ, तो डिग्री भी होनी चाहिए। यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि हम लोग अक्सर सिर्फ डिग्रीज के पीछे भागते हैं, स्किल्स नहीं सीखते, तो वहाँ पे हम पाकिस्तानी खास तौर पे मार खा जाते हैं। तो पढ़ाई में, और जाहिर है जब आपको चीज़ की नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप क्या स्किल हासिल करेंगे? तो आपको हर चीज़ पे बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है, मेरा ये मानना है। और एलन मस्क के हवाले से बात करूँ या फिर बिल गेट्स के हवाले से बात करूँ, ये सारे ड्रॉप आउट्स हैं, मतलब यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से किसी ज़माने में ड्रॉप आउट्स हुए हैं, लेकिन उसके बाद कामयाब हो गए, बिलियनियर्स बन गए। वो ये बात कर सकते हैं, लेकिन ये हर केस पे अप्लाई नहीं होता। हाँ, एक बात वो ठीक कहते हैं कि स्किल्स ज़रूरी हैं, स्किल्स आपको होनी चाहिए, चाहे IT की बात की जाए, चाहे ज़िंदगी गुजारने की स्किल्स हैं, या फिर छोटे छोटे काम्स की स्किल्स आप उसके ऊपर उबूर हासिल कर लें तो बेहतर होता है। लेकिन ये है कि डिग्रीज़ भी आपके पास होनी चाहिए। अगर डिग्रीज़ नहीं होंगी तो मामलात आपके आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। चले, ये हमारी आज स्टोरीज थी, और यहाँ पे हम शामिल करने लगे हैं एक ब्रेक। आपने हमारे साथ ही रहना है।